आज की कहानी एक सबक है। दिल्ली में एक जगह है पीरागढ़ी। इसी पीरागढ़ी में 8 फरवरी की बात है। शाम का वक्त था। पीरागढ़ी के पास एक फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर के साइड में उस वक्त वहाँ थोड़ा सा सन्नाटा था। एक टाटा टिगोर कार खड़ी हुई थी। कुछ लोग वहाँ से गुजरे, उनकी नज़र उस कार पर पड़ी। बहुत देर से वो कार खड़ी थी। किसी ने झांक कर देखा तो अंदर 3 लोग लगभग बेहोशी के आलम में, क्योंकि वो आपस में बात नहीं कर रहे और सीट पर लुढ़के हुए हैं। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कार के अंदर 3 लोग हैं, एक ड्राइविंग सीट पर और पीछे 2। ड्राइवर के बराबर वाली सीट खाली है। पुलिस ने फौरन कार का दरवाज़ा खोला और तीनों को वहाँ से निकाला। तीनों एकदम बेहोशी के आलम में, और उन्हें फ़ौरन पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पहले तो यही लगा कि तीनों बेहोश हैं, और या तो फिर दूसरा यह है कि तीनों ने जान देने की कोशिश की या फिर तीनों का कत्ल हुआ है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि तीनों जिंदा नहीं है, तीनों की मौत हो चुकी है। अब 3 मौत का मामला था। दिल्ली पुलिस ने फ़ौरन अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उसी क्राइम सीन और उस कार की जांच की गई। जब कार की जांच की गई तो पुलिस ने पाया कि उस कार के अंदर शराब की कुछ बोतलें, प्लास्टिक के गिलास और कुछ नमकीन वमकीन पड़ा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें देखकर और उस कार में जो बैठे हुए लोग थे बेहोशी के आलम में, उनको देखकर पुलिस जो है थोड़ी सी हैरान हुई। उसकी वजह ये थी कि उस कार में बैठे उन 3 में से एक तो बेहद बुजुर्ग थे और 2 अधेड़ उम्र के। अब ऐसा तो हो नहीं सकता जो दिल्ली में अक्सर होता है, कारोबार एक शब्द है यहाँ पर। कार के अंदर बार बनाकर लोग खुलेआम पीते हैं, तो वो भी नहीं और वो जगह भी ऐसी नहीं। तो फिर शराब की बोतलें, खाली गिलास और 3 लोग बेहोशी के आलम में। बाद में पता चला उनकी मौत हो चुकी है। मामला क्या है? पुलिस ने शराब की बोतल, गिलास ये सब उठाकर फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया। अब तफ्तीश शुरू की, लेकिन कोई और सुराग वहाँ से मिला नहीं। अब केस को अंजाम तक पहुँचाने के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि वो जो तीनों कार के अंदर थे, पहले उनकी शिनाख्त हो। इत्तेफाक से उनके पास मोबाइल था। उस मोबाइल और कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पहले एक शख्स की शिनाख्त हुई, फिर उसके ज़रिए बाकी 2 लोगों की शिनाख्त हुई। तो जो पता चला तीनों शख्स के बारे में, उनमें से एक 76 साल के बुज़ुर्ग थे रणधीर, दूसरी 47 ईयर ओल्ड शिव नरेश, और तीसरी एक 45 साल की लक्ष्मी महिला थी। तो ये 3 लोग थे। जब इन तीनों के घर वालों को कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि ये तीनों प्रॉपर्टी डीलर हैं, और प्रॉपर्टी के इसी काम की वजह से तीनों एक दूसरे को जानते हैं। घर वालों ने यह भी बताया कि आज ये लोग किसी प्रॉपर्टी की डील के लिए घर से निकले थे, लेकिन लौटे नहीं थे। अब पुलिस ने इन तीनों की पूरी कुंडली खंगाली और उस मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो पुलिस ने पाया कि उस दिन बहुत सारे कॉल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉल लक्ष्मी के नंबर पर था, वो जो महिला थी, और उनके नंबर पर बहुत सारे कॉल थे। एक कॉल जो सबसे ज़्यादा थे, पुलिस ने उस पर नंबर घुमाया। जब नंबर घुमाया तो उस कॉल का लोकेशन निकला गाज़ियाबाद, दिल्ली के करीब। फिर उस फ़ोन के बारे में पता किया तो एक शख्स का नाम आया सामने कि ये फ़ोन उसका है। अब पुलिस ने कहा कोई ना कोई लिंक तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हो तो उस वजह से भी गया, लेकिन इन तीनों की मौत का कनेक्शन उससे जुड़ेगा कि नहीं पता नहीं। इस दौरान में पुलिस की एक टीम अब लग गई आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में। जो टीम जांच कर रही थी उसे एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी कि इस कार में 3 लोग थे और ड्राइवर की बराबर वाली सीट खाली थी। अमूमन ऐसा होता कि एक शख्स ड्राइवर के बराबर की सीट पर बैठ जाता और एक पीछे। तो यहाँ 2 पुरुष और एक महिला थी, तो तय ये था कि शायद लक्ष्मी जो महिला थी वो पीछे बैठे और बाकी 2 आगे, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। तो क्या इस कार में कोई चौथा भी था जो उतर गया? यहाँ से पुलिस ने अपनी जब तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। जिस पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर यह कार मिली थी उससे पीछे की तरफ, क्योंकि गाड़ी पीछे से ही आई है, तो रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना शुरू किया।
थोड़ा वक्त लगा, लेकिन एक जगह कामयाबी मिली। पुलिस ने चेक किया कि एक जगह पर जब एक रेड लाइट से गाड़ी गुजरी तब उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और टाइमिंग मैच कर रहा है, संडे 8 फरवरी शाम का वक्त। लेकिन फिर उसके आगे का कोई सीसीटीवी मिला नहीं जिससे ये पता चले कि वो चौथा शख्स कहाँ उतरा। पुलिस ने जूम वूम करके देखा तो वो चौथा शख्स भी जो था एक बुजुर्ग था। अब ये कंफर्म हो गया कि 4 लोग थे, 3 गाड़ी में थे, तीनों की मौत हो गई, चौथा पहले ही उतर गया। तो इसका मतलब है कि इस केस से उस चौथे का कुछ कनेक्शन है। अब पुलिस ने उस चौथे के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। इधर जब फ़ोन को खंगाला और जब ये पता चला कि उस दिन एक फ़ोन लगातार उससे कई नंबर पर बात हुई, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी, तो वो नंबर गाज़ियाबाद का निकला और फिर उस नंबर पर पुलिस ने फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं, लेकिन वो नंबर किसके नाम पर था पुलिस ने ये पता करना शुरू किया और जल्दी वो नाम सामने आ गया। जो नंबर रजिस्टर्ड था जिसके नाम पर, उसका नाम था कमरुद्दीन मियाँ और ये भी एक 60-65 साल का बुजुर्ग, और एड्रेस उसमें था गाज़ियाबाद के लोनी के इलाके का। पुलिस की टीम अब वहाँ पहुँचती है और वहाँ जाकर उस कमरुद्दीन को पकड़ती है। इसके बाद अपने साथ लेकर आती है। जब साथ लेकर आती है और फिर उससे पूछताछ होती है तो फिर लालच, काला जादू, तंत्र मंत्र, इसकी एक अजीब कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि कमरुद्दीन यूपी का रहने वाला और ख़ुद को एक तांत्रिक कहा करता। उसका दावा था कि वो दुनिया के हर मर्ज का इलाज अपने जादू टोने से कर सकता है और शुरुआत में उसका यही धंधा चलता रहा। लोग उसके पास आते, जो अंधविश्वासी तमाम लोग ऐसे भरे पड़े हैं, और बीमारियों का इलाज कराने के लिए वो जादू टोना तंत्र मंत्र करता। कुछ ठीक हो जाते, कुछ नहीं होते तो उनको फिर कहता कि अस्पताल ले जाओ, और यही उसका धंधा चलता रहा। फिर उसे बाद में एहसास हुआ कि अगर वो हर मर्ज का इलाज करने का दावा करे और बहुत सारे मर्ज तो ठीक होते नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग फिर उसके पास आते नहीं, तो ये धंधा बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलेगा। तो उसने सोचा कि अब कुछ लालच की नई दुकान खोली जाए। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने कहा कि मेरे पास ऐसी शक्ति है, मेरे पास ऐसा जादू है जिससे मैं धन वर्षा कर सकता हूँ। धन वर्षा मतलब दौलत की बारिश। अब दौलत की बारिश आसमान से तो होगी नहीं, तो उसने उसका नया तरीका बताया। उसने कहा मेरे पास ऊपर वाले ने ऐसी शक्ति दी, ऐसी ताकत दी है कि अगर आप पैसे लाओ तो मैं सिर्फ अपने शॉल को खोलूं और फैलाऊं तो उसमें से नोट गिरने शुरू हो जाएंगे, वो भी जितनी आपके पास, जितना आप पैसा लेकर आएंगे उससे कहीं ज़्यादा। कुछ लोग उसके झांसे में आते गए, उसका काम चल पड़ा। उसके लिए वो अलग अलग तंत्र मंत्र करने के नाम पर भी फीस लेने लगा। फिर इसी दौरान में दिल्ली में रहने के दौरान लक्ष्मी नाम की एक महिला, जो एक प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस से जुड़ी थी, उन्हें किसी ने कमरुद्दीन मियाँ के बारे में बताया। और तब लक्ष्मी बीमार थी कि वो बाबा बड़े मर्ज का इलाज करते हैं, उनके पास जड़ी बूटी और जादू शक्ति सब है। लक्ष्मी एक रोज़ पहुंच जाती हैं कमरुद्दीन मियाँ के पास और वहाँ जाकर अपनी परेशानी बताती हैं। कमरुद्दीन उनसे पैसे लेता है, तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ करता है, और धीरे धीरे, अब इसे इत्तेफाक कहिए क्योंकि ऐसे पेशे में बहुत सारे इत्तेफाक और भी होते हैं, जिससे कई लोग चमत्कार मान लेते हैं। हुआ यह कि लक्ष्मी की बीमारी ठीक हो गई और अब लक्ष्मी का भरोसा कमरुद्दीन मियाँ पर बढ़ गया कि वाकई एक चमत्कारी पुरुष है। अब धीरे धीरे लक्ष्मी जो है कमरुद्दीन मियाँ के लिए ऐसे लोगों के सामने जाकर प्रचार करने लगी। इसी दौरान अब जब लक्ष्मी पूरे भरोसे में आ चुकी थी, तब एक रोज़ कमरुद्दीन मियाँ ने कहा कि मैं धन वर्षा भी करता हूँ, मेरे पास वो ताकत है, मैं पैसे के दुगना तिगना चौगुना कुछ भी कर सकता हूँ। एक रोज़ उसने ऐसे ही लक्ष्मी से पूछा आपके पास कितने पैसे हैं। लक्ष्मी ने कुछ पैसे दिखाए। उसने उन पैसों को लिया और उन्हीं के सामने अपने शॉल में रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो अपना तंत्र मंत्र जो भी है करता रहा और फिर उसने शॉल को झटका दिया खोलकर
और उसमें से अनगिनत नोट नीचे गिरने लगे। और ये सब कुछ लक्ष्मी के सामने हो रहा है। लक्ष्मी हैरान कि वाकई कमरुद्दीन मियाँ के पास कुछ ताकत है जादुई। पहले तो मेरा मर्स ठीक कर दिया और अब मेरी आंखों के सामने ये शॉल से नोटों की बारिश कर रहे हैं। लक्ष्मी इसके बाद घर चली जाती है। कमरुद्दीन मियाँ को पता है कि एक और शिकार फंस चुका है। अब धीरे धीरे बातचीत होती है। फिर एक रोज़ लक्ष्मी जब आती है तो कमरुद्दीन मियाँ कहते हैं कि अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दो तो मैं इसी शॉल से करीब 3 करोड़ बनाकर दिखा दूंगा। लक्ष्मी को अब तक सब कुछ देख चुकी थी, यकीन था। उसने अपने 2 साथियों से बात की। वो दोनों भी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, जिनमें से एक थे रणधीर 70 साल के और दूसरे 47 साल के शिव नरेश। ये भी लक्ष्मी की बातों में आ गए। इन्हें लगा क्या बुरा है एक बार आजमाने का। तो ये तीनों जाकर मिलते हैं कमरुद्दीन मियाँ से और कहते हैं हम तैयार हैं, आप हमारे ऊपर धन वर्षा कीजिए। उस जादुई शॉल या अपने तंत्र मंत्र से आप हमें हमारे पैसे को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दे दीजिए। हालांकि अगर वो उसी वक्त सोच लेते कि जो शख्स दूसरे के 2 लाख के कई करोड़ कर रहा है वो खुद किस हाल में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या पहनता है, अगर इतनी ही ताकत, शक्ति, जादुई सब कुछ है तो अपना ही भला कर लेता। बट जिसके दिमाग में वहम और अंधविश्वास घुस जाए वो ये सब सोचता नहीं है। तो खैर ये तीनों पहुंच गए। कमरुद्दीन मियाँ ने कहा ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ अपने उनके सामने दिखाया, आसमानी ताकत, शक्ति, जादू टोना, और फिर कहा कि 8 फरवरी की तारीख तय करते हैं। 8 फरवरी को आप 2 लाख रुपए लेकर आना। इसके अलावा उन्होंने कुछ लिस्ट लिखवाई कि आप ये सामान लेकर आना। इसमें कुछ जादू टोने की चीज़ें थी, शराब की एक बोतल, गिलास। तो वो लिस्ट दे दी और कहा 8 तारीख को आप दिन में घर आओ। अब जो गाज़ियाबाद में जो घर है जहाँ पे ये तांत्रिक रहता है, एक तरह से इसका सेंटर है, वो भी बड़ा अजीब माहौल पैदा करता है। उस घर के अंदर एक मज़ार है। अमूमन जहाँ इंसान रहते हैं घर के अंदर मज़ार या कब्र नहीं होती, लेकिन इस तांत्रिक ने बना रखा और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो वहाँ जाते तो ऐसा एम्बियंस क्रिएट होता है, ऐसा माहौल होता है कि उन्हें लगता है कि ये कोई पहुँचा हुआ बाबा है। क्योंकि जिस घर में रह रहा वहाँ मज़ार भी है तो और भी थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा होने लगता। तो 8 फरवरी को तीनों तय वक्त पर कमरुद्दीन मियाँ के घर पहुँच जाते हैं। इसके बाद कमरुद्दीन वहाँ उनके सामने तंत्र मंत्र सब कुछ करता है। फिर अचानक वो कहता है मैं भी आता हूँ। वो बाहर निकल जाता है। एक सीसीटीवी कैमरा आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में जो शख्स जा रहा है ये वही कमरुद्दीन मियाँ। इसके हाथ में एक थैली है। इस थैली में लड्डू है। ये बाजार से लड्डू लाता है, अपने घर जाता है और इस लड्डू में जहर मिला देता है। अब उधर तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ों का काम हो गया। पैसे जो है वो उन तीनों के पास हैं, 2 लाख रुपए, उस पर धनवर्षा करनी है। अब उसे ये भी है कि इन तीनों को अगर घर में जहर वाला लड्डू खिलाते हैं और तीनों मर जाते हैं, तीनों लाशें घर से मिलती है, तो फिर तो वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। तो उसका प्लान अलग था कि इन्हें कहीं बाहर ले जाकर इस तरीके से मारेंगे और वो 2 लाख रुपए ले लेंगे। उन तीनों ने बताया कि ठीक है, पैसे गाड़ी में है 2 लाख और आप अपना काम शुरू कीजिए। 1-2 घंटे तक उसने तंत्र मंत्र किया। इसके बाद बोला चलो अब वक्त हो गया, निकलते हैं। तंत्र मंत्र का ही उसने एक और बताया कि उसी का एक पार्ट है कि शराब भी पीनी है। ग्लास व्लास पहले ही सब आ चुका था जो उसने लिस्ट दिया था बनाकर। इसके बाद वो सब गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में शराब पीते हैं और शराब पीने के दौरान ये गाड़ी अब गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। संडे का दिन है, 8 फरवरी की तारीख है। अब आउटर दिल्ली में ये गाड़ी पहुंचती है। उससे पहले बीच रास्ते में कमरुद्दीन मियाँ लड्डू निकालते हैं और सभी को प्रसाद के तौर पर देते हैं कि ये प्रसाद है और इससे धनवर्षा वाले हमारे जो काम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। तीनों खुशी खुशी लड्डू खा लेते हैं। लेकिन लड्डू खाने के बाद कमरुद्दीन का प्लान कुछ और था, पर वो प्लान चौपट इसलिए हो जाता है कि उस लड्डू में शायद उसने ज़्यादा जहर मिला दिया। पीरागढ़ी से बहुत पहले तीनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जैसी उनकी हालत बिगड़ते हुए वो देखता है, कमरुद्दीन को लगता है कि वो पकड़ा जाएगा। इसलिए एक जगह पर वो गाड़ी रुकवाता है और कहता है आप आगे बढ़ो उस तय जगह पर, वहाँ मैं आता हूँ, कुछ और मुझे
तंत्र मंत्र करना है।